हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19 के बारे में। लेक्चर नंबर 19 है कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग एंड देयर फंक्शन। तो हम कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को बेसिकली 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? पहला है हमारे पास फाउंडेशन, दूसरा है सब स्ट्रक्चर, तीसरा है सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन का दूसरा नाम सब स्ट्रक्चर, दूसरा होता है प्लिंथ और तीसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन बिल्डिंग का सबसे निचला हिस्सा पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो क्या होता है बिलो द सरफेस ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड। जो हमारी ज़मीन होती है उससे नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? फाउंडेशन कहलाता है। इट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सब स्ट्रेटा। ये हमारे पास जो सब स्ट्रेटा होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। फिर अगला हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स की। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग का वो पार्ट जो ज़मीन से ऊपर होता है और हमें विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ क्या होता है? जहाँ पे सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर आके मिलते हैं वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है? प्लिंथ कहलाता है। तो मेनली हमारा जो बिल्डिंग था वो मेनली टर्म इसीलिए लिखा गया है कि मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली बात करें तो पूरे बिल्डिंग को 10 मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 10 मेन कंपोनेंट हैं? पहला दिखा हमारे पास फाउंडेशन, दूसरा प्लिंथ, तीसरा वॉल, डोर, फ्लोर, डोर, विंडो, सिल्स, रूफ, स्टेयरकेस, फिनिशेस, यूटिलिटी फीचर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फाउंडेशन क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है और सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। क्रिटिकल पार्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फेलियर होगा, अगर किसी भी स्ट्रक्चर्स में अगर फाउंडेशन फेल हो रहा है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाता है। अगर किसी बिल्डिंग की नींव धंस गई, नींव टूट गई तो पूरा बिल्डिंग ही टूट जाता है। तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, इसका काम क्या क्या होता है? तो पहला काम होता है फाउंडेशन का, ये क्या कहलाता है? बिल्डिंग को मजबूती प्रोवाइड करता है, अस्थायित्व प्रोवाइड करता है कि बिल्डिंग क्या कर पाए कि कोई भी इस पर डिफरेंट टाइप के लोड आ रहे हैं वो लोड को रोक सके। दूसरा पॉइंट, ये क्या कर सकता है? ये क्या करता है कि जितने भी इसके ऊपर लगने वाले नेचुरल लोड हैं उस लोड को सिक्योर करता है कि वो लोड इस बिल्डिंग को टूटने ना दें। इस चीज़ का बिल्डिंग टूटे ना, इसको सिक्योर करता है। तीसरी चीज़, प्रोटेक्ट करता है जितने भी फाउंडेशन में लगने वाले मटेरियल हैं उस मटेरियल को किससे? जितने भी हमारे पास एटमॉस्फेयर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में दिख रहा है ग्राउंड का लेवल आपका इस लेवल तक है और इतने पार्ट को क्या किया गया है? डिग किया गया है, ज़मीन की खुदाई की गई है, फिर नीचे फाउंडेशन बनाया गया है। दूसरा पार्ट है हमारे पास प्लिंथ। प्लिंथ पार्ट कौन सा होता है? बिल्डिंग का वो पोर्शन जो क्या हो सब सरफेस और हमारे पास ये बोल सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर से क्या किया गया है? ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का वो पोर्शन जो बिटवीन क्या हो? सराउंडिंग ग्राउंड हो और फ्लोर के बीच में हो, उसको बोलते हैं हम क्या? प्लिंथ लेवल। जैसा कि इस लेवल में आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं वॉल। जो तीसरा कंपोनेंट है वॉल। वॉल का मतलब है हमारे पास दीवार। अब दीवार क्या होती है कि दीवार का मेन काम क्या होता है कि इनक्लोज करना, जो भी हमारे पास खाली जगह है, स्पेस है, फ्री दिख रहा है, उसको क्या करना? बंद करना। फ्री स्पेस ना हो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना। वॉल जनरली 2 तरह की होती हैं, एक होता है लोड बेयरिंग वॉल जिनके ऊपर लोड आता है, एक होता है नॉन लोड बेयरिंग वॉल जिसको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। तो लोड बेयरिंग वॉल वो वॉल होते हैं जिसके ऊपर लोड आता है, जो लोड को टेक करते हैं। नॉन लोड बेयरिंग वॉल वो होते हैं जिनको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। इनका पर्पज मेनली वही होता है कि ये क्या कर पाएँ कि सिर्फ पार्ट करें, डिवाइड करें, ये किसी भी टाइप का कोई लोड को बियर नहीं करती, लोड को सहती नहीं है। चौथा पार्ट हमारे पास है फ्लोर। फ्लोर क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोर इज प्रोवाइड द सपोर्ट, कि क्या करना? मेन फंक्शन फ्लोर का होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? जो भी खाली जगह है उस पर क्या करते हैं? फ्लोर बना देते हैं ताकि फर्नीचर हो या फिर जो भी और इक्विपमेंट हो उनको क्या करे? डिफरेंट लेवल पे ये क्या करे? सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसके बाद आता है हमारे पास डोर एंड विंडो। जितने भी हमारे पास डोर मतलब दरवाजे, विंडो मतलब खिड़कियाँ, तो जितने भी हमारे पास डोर और दरवाजे होते हैं इनके बारे में जानना है। तो डोर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो दरवाजे का मेन फंक्शन क्या होता है कि टू सर्व द कनेक्टिंग लिंक। ये क्या करते हैं? जो डोर होते हैं ये घरों के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए क्या करते हैं? कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। और डोर का ही काम होता है कि हम घर के बाहर जा सकते हैं और घर के अंदर आ सकते हैं, जबकि विंडो का मेन फंक्शन ये होता है कि वो क्या करे? प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग बनाए रखे, कि रूम के अंदर हमारे पास जितनी लाइटिंग की ज़रूरत है, जितनी उजाले की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है उतनी प्रकाश, और जितनी हवा की ज़रूरत है हवा भी वेंटिलेशन का भी प्रोवाइड करे। इसके बाद सिल्स और लिंटेल क्या होते हैं? तो सिल्स
सिल्स जनरली विंडो के नीचे प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉटम ऑफ द विंडो फ्रेम एंड द वॉल बिलो इट। जो हमारे पास विंडो का बॉटम होता है और वॉल के बीच में क्या करते हैं, सिल्स प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द टॉप लेयर ऑफ द वियर एंड टियर, कि जो भी हमारे पास घर्षण आ रहा है, वियर एंड टियर आ रहा है, जो रगड़ आ रहा है, उस रगड़ से क्या करना, दीवार को बचाना और इसके फ्रेम को बचाना। द ओपनिंग ऑफ प्रोवाइडेड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग टू एक्यूमुलेट द डोर एंड विंडो, की जितनी भी हमारे पास डोर और विंडो की ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है वहाँ हर एक जगह पे, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये डोर बनाए गए हैं दो जगह पे, ये आपके क्या है, डोर दिख रहे हैं, और नीचे क्या किया गया, यहाँ वॉल है, इनके बीच में क्या किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है ओपनिंग। तो इसी ओपनिंग को क्या किया जाता है, कहा जाता है, जो हमारे पास ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इसको सिल्स बोला जाता है। ये तो नॉर्मल सिल्स की बात हुई। अब क्या होता है कि जो एक्चुअल फ्रेम ऑफ द डोर, जो हमारे पास डोर होता है, उस डोर का जो एक्चुअल फ्रेम होता है या विंडो का जो एक्चुअल फ्रेम होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है कि उसके ऊपर आने वाले सारे लोड को क्या कर पाए, रोक सके। इसलिए क्या किया जाता है कि एक छोटा सा लिंटेल बनाया जाता है। लिंटेल सिमिलरली बीम होता है और इसका काम क्या होता है कि लोड को ट्रांसफर कर देना, जो बीम के ऊपर आ रहा था, जो विंडो के ऊपर या डोर के ऊपर आ रहा था। जैसे इस इमेज में बात करें, अगर हमने यहाँ पे विंडो लगा दिया, और ये दीवार और ऊपर बनती गई, तो ये पूरा लोड किसके ऊपर आएगा, ये विंडो के फ्रेम के ऊपर आएगा। अगर हम इसको पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया, अगर ये लिंटेल यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए, तो ये लोड के चलते क्या हो जाएगा, विंडो का फ्रेम टूट सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये टूटे ना, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी एक बीम लगा देते हैं, कहाँ पे, सपोर्ट देने के लिए, तो इसको बोला जाता है लिंटेल। फिर इसके अगली बात है वो है रूफ के बारे में। जो छत क्या होता है, सबको पता है कि जो बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड रूफ। तो जो सबसे ऊपर मोस्ट का पार्ट होता है वो रूफ कहलाता है। रूफ का काम क्या होता है कि हमारा जो प्रोटेक्ट करना, हमको कहाँ से डिफरेंट जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, वर्षा हुआ, या गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा लू चली, तो उससे हमें रूफ क्या करता है, बचाता है। तो रूफ बनाते समय रूफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो रूफ को बनाते समय ये ध्यान रखना होता है कि रूफ जो हो वो प्रॉपर मजबूत होनी चाहिए। अगर मजबूत नहीं रहेगी तो वो टूट जाएगा। वो क्या होना चाहिए, स्टेबल टू द टेक लोड, कि हम अगर छतों पे जाके घूमें तो भी इतना मजबूत रहे कि हमारे लोड को वो रोक सके। इट शुड बी वेदर रेजिस्टेंस, उसमें क्या होना चाहिए, वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा थर्मल इंसुलेशन भी होना चाहिए, थर्मल या हीट का इंसुलेटर होना चाहिए, मतलब हीट पास नहीं होनी चाहिए, ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंट डिग्री ऑफ इंसुलेशन, साउंड का भी पासिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे मटेरियल से बनाया जाना चाहिए। और जो रूफ होना चाहिए वो फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जल्दी से आग नहीं पकड़नी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेयरकेस, सीढ़ियों के बारे में। तो स्टेयरकेस यूज फॉर द मूविंग वन फ्लोर टू द अनदर फ्लोर, जब एक फ्लोर से हम दूसरे फ्लोर पे जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टेयरकेस का यूज करते हैं। स्टेयरकेस कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप, इनमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप होते हैं। लोकेशन ऑफ स्टेयरकेस शुड बी सच दैट इट कैन बी प्रोवाइड द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट सर्विस टू द पॉसिबल टू द बिल्डिंग, कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, कि जहाँ पे हम आसानी से और जल्दी से क्या करें, उसका यूज करके हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चले जाएं, वहाँ पे इसकी लोकेशन को रखा जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये कैसे होने चाहिए, कि जो हमारे पास सीढ़ी है वो सीढ़ी भी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो इस पे आने वाले लोग हैं, चाहे वो कितना भी हैवी आदमी चला जाए, वो क्या करे, उस लोड को रोक सके। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग जो अगर हैवी आदमी जा रहा है तो क्या हो गया, सीढ़ी टूट जाए, तो वो क्या होगा, खराब होगा हमारे लिए। ऐसी चीज़ें नहीं डिजाइन की जाती हैं। तो कैसी डिजाइन की जाती हैं, इतना मजबूत बनाया जाता है कि भारी से भारी भी आदमी जाए तो वो टूटे ना। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंस बनाने चाहिए, कि सीढ़ियों में जल्दी से आग नहीं लगनी चाहिए। वेदर रेजिस्टेंस बनाने चाहिए, कि इसमें डिफरेंट टाइप के वेदर में भी ये सर्वाइव कर पाएँ। और साउंड इंसुलेटेड भी होना चाहिए, कि साउंड का पासेज इनसे नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो 9th नंबर की चीज़ें हैं वो हमारे पास फिनिशेज के बारे में है। फिनिशेज का मतलब है कि जब घर बन के तैयार हो जाता है तो उसको फिनिश देने के लिए, उसकी अच्छे से जो उसकी अपीयरेंस आ रही है, जो देख आ रही है, जो दिखावट हो रही है, उसको दिखावट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम प्लास्टरिंग कर देते हैं। प्लास्टरिंग के बाद पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने के बाद कोई वाइट वॉशिंग करता है, कोई डिस्टेम्पर करता है, कोई कलर करता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती हैं, फिनिशेज के अंतर्गत आती हैं। अब ये हमने क्या किया, प्लास्टरिंग कर दिया, तो प्लास्टरिंग से क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास ये ब्रिक दिख रही हैं इनके ऊपर अगर प्लास्टर लगा दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये वेदर रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आएगा। अगर जैसे ब्रिक के ऊपर प्लास्टर लगा दिया तो अब ब्रिक डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में प्लास्टर रहेंगे। तो जो भी धूप हुआ, बारिश हुआ, जो भी आपदाएं आई, वो कौन रोकेगा, प्लास्टर रोकेगा। और इसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ प्लास्टरिंग कर देने से हमारा जो सरफेस होता है वो उबड़ खाबड़ की जगह क्या हो जाता है, एक स्मूथ सरफेस हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टरिंग करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो कलरिंग करनी चाहिए। जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली एक ब्रिक की दीवार है, उसके ऊपर प्लास्टरिंग कर दिया तो एक प्लेन में दिख रहा है, एक समतल दिख रहा है। तो इस प्लेन की बात करते हैं।
इसके बाद जो 10th फंक्शन है हमारे पास वो है यूटिलिटी सर्विसेज। जो भी हमारे पास ज़रूरत की सामान है उन ज़रूरत के सामान को यूज़ करना यूटिलिटी सर्विसेज कहलाता है। जैसे हम कबर्ड यूज़ किए, सेल्फ यूज़ किए, डिफरेंट टाइप की अलमारी है, डिफरेंट टाइप के साथ सजावटी वाले सामान है। जैसे इस इमेजेज में आपको दिख रहे हैं कि हमने क्या किया, टाइम जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हुई अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम क्या कर सकते हैं, सजावट के सामान यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के वॉश बेसिन्स आ गए, डिफरेंट टाइप के मिरर्स आ गए, डिफरेंट टाइप के सेल्फ आ गए, अलमारी आ गई, डाइनिंग टेबल आ गई, उनमें भी डिफरेंट डिजाइनिंग आ रही है। तो उन सारी डिजाइनिंग को हम यूज़ करना क्या कहलाता है, वो यूटिलिटी होते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आरसीसी के बारे में। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आरसीसी का फुल फॉर्म है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब होता क्या है कि आरसीसी से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता था पीसीसी का, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते थे या इसी को सीमेंट कंक्रीट बोलते थे। अब जब ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट को जो टेस्ट किया गया तो क्या पाया गया कि ये कंप्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। अगर ये टेंशन में वीक है तो इसकी टेंशन की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो ये क्या हो जाए, कंप्रेशन में ऑलरेडी वीक है, टेंशन में अगर और कंप्रेशन में स्ट्रांग है, टेंशन में वीक है, तो टेंशन की वीकनेस को कम कर दिया जाए तो पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसी फिनोमिना पे क्या किया गया कि आपको पता है कि प्लेन कंक्रीट जब वहाँ पे यूज कर पाएंगे जहाँ पे कंप्रेशन हो, क्योंकि टेंशन में तो आसानी से टूट जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसके साथ जो पीसीसी होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सीमेंट, दूसरा होता है सैंड जिसको रेत बोलते हैं, और तीसरा होता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट मतलब हमारे पास बजरी होती है। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को पीसीसी बोलते हैं। तो जब पीसीसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टील भी यूज कर लेते हैं। स्टील मतलब जो स्टील की सरिया आती है उसका यूज कर लेते हैं, तो हम आरसीसी बोलते हैं। तो स्टील क्या होता है, इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन द कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन। कंप्रेसर और टेंशन दोनों में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें बस एक चीज़ें आती हैं कि ये बकलिंग हो जाता है, मीन्स स्टील की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जब इस पर लोड आता है तो क्या होता है, बीच में से कहीं मुड़ सकता है, यही एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब कंक्रीट के साथ है तो उसको मुड़ने नहीं देता है। तो बकलिंग की प्रॉब्लम भी क्या हो जाती है, यहाँ से कम बकलिंग की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेते हैं और इसकी फुल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो जब व्हेन ए स्टील एंड कंक्रीट इज कंबाइनिंग यूज, जब हम दोनों मटेरियल को एक साथ यूज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज नोन एज आरसीसी। कि यही कॉम्बिनेशन है जो स्टील और आरसीसी का, स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन है, क्या कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। और आरसीसी में क्या करता है, स्टील जो प्रोवाइड करता है रेनफोर्समेंट मीन्स मजबूती प्रोवाइड करता है सीमेंट कंक्रीट को। रेनफोर्स मीन्स क्या करता है, ये मजबूती प्रोवाइड करता है। और जब ये ज़्यादा मजबूत हो गया तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। 2 इमेजेज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो इमेजेज दिख रहा है, इस इमेजेज में आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये है आरसीसी। आरसीसी क्यों है कि इसको, इसमें आपको दिख रहा है कि स्टील की ये बार लगी हुई है, ये डिफरेंट स्टील की सरियाएँ आपको दिख रही हैं, इसलिए इसको आरसीसी बोलते हैं। और अगर कहीं पर सरिया का यूज नहीं किया गया, अगर कंक्रीट पोस्ट कर दिया गया तो ये कहलाता है हमारे पास पीसीसी, इसमें सरिया का यूज नहीं होता। अब आरसीसी का यूज कर रहे हैं तो आरसीसी के कुछ फंक्शंस होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या दिख रहा है कि पहला प्रॉपर्टीज ये दिख रहा है कि आरसीसी की बार में ग्रिप लगा होता है। आरसीसी की बार में क्या होता है, ग्रिपिंग होती है। ग्रिपिंग क्यों होती है, क्योंकि अगर आप इस सरिये पे देखें, अगर आपने यहाँ पे नहीं, अगर एक नॉर्मल सरिया भी ड्रॉ करें तो उस सरिये पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम ये बात करें कि एक सरिया है और इस सरिये को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आपने देखा होगा कि इस सरिये के ऊपर भी क्या होता है, इस सरिये के ऊपर एक प्रॉपर सी ऐसे ऐसे थ्रेडिंग लगी होती है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या होती है, एक थ्रेडिंग ऐसे बनी रहती है। अब ये थ्रेडिंग क्या करता है, ये थ्रेडिंग ये काम करता है कि उनके बीच में और कंक्रीट के बीच में, ये जो स्टील है और जो पीसीसी है इसके बीच में प्लेन कंक्रीट है, एक क्या करता है, ग्रिप का काम करता है, एक बॉन्डिंग का काम करता है, और उसके बीच में प्रॉपर ग्रिप बन जाएगा, प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाता है, जिससे क्या होता है, ये आसानी से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और आसानी से एक दूसरे से बाहर इनको नहीं निकाला जा सकता। दूसरी चीज़ें कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब जिस रेट से हमारे पास स्टील में एक्सपेंशन होगा उसी रेट से हमारे पास कंक्रीट में एक्सपेंशन होता है, इसलिए दोनों को बीच में वेरिएशन कम नहीं देखने को मिलता, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। तीसरी चीज़ें कि अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील मीन्स हम आयरन की चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो आयरन, स्टील का मतलब क्या है, आयरन, और आयरन आपने देखा होगा, या फेरस मटेरियल की बात करें, ये क्या है, एक फेरस मटेरियल है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टील में होता है कोरोजन की प्रॉब्लम। कोरोजन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कोरोजन कब हो पाएगा, जब ये क्या होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। क्या होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, कि जब हमारे पास एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उस वातावरण में ओपनली रखा जाएगा तब इस पर क्या होगा, कोरोजन होगा। अब क्या होता है कि एक हमारी स्टील बार है, स्टील बार तो हमने यहाँ पे लगा दी है और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, चारों तरफ से पीसीसी को पेस्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही हमारे पास पीसीसी पेस्ट की जाती है तो उस केसेज में क्या होता है, हमारे पास जो भी बॉन्डिंग आती है वो बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाती है, प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाती है। जो पीसीसी का टर्म्स हमारे पास निकल के आता है वो पीसीसी का टर्म्स ये बोलता है
कि जो हमारे पास ये स्टील थी इसके ऊपर चारों तरफ से उसने क्या किया, इसको कवर कर दिया, चारों तरफ से क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब जब स्टील को उसने कवर कर दिया है पूरी तरह से, तो स्टील कभी भी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा नहीं और स्टील पे कभी भी कोरोजन का होने का चांसेस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपको इस एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि पहले सरिया लगा दिए, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम कंक्रीट को पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, कंक्रीट डालते हैं। अब जब इसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे तो सरिया क्या हो गया, कंक्रीट के बीच में आ गया। जब सरिया कंक्रीट के बीच में आ गया तो सरिया जो है, जो आयरन है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो रहा ही नहीं, और जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहा ही नहीं तो इसमें जो कोरोजन का खतरा था वो कोरोजन का खतरा भी कम हो गया और उससे क्या हो गया, हमारे पास प्रोटेक्ट हो गया। अब एडवांटेज की बात करें कि जो हमारे पास एडवांटेज आ रहे हैं आरसीसी के, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो पहला चीज़ दिख रहा है कि ये इकोनॉमिकल होता है। दूसरा चीज़, इसमें आग आसानी से नहीं लगती, ये फायर रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको पता है क्या लगा हुआ है, इसमें स्टील लगा हुआ है और स्टील इतना जल्दी उसके लिए जलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा चीज़, पीसीसी लगा हुआ है, पीसीसी में क्या है, सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है, तो रेत को भी जलाना, रेत क्या होता है, रेत भी नहीं जल सकता, एग्रीगेट भी नहीं जल सकता, सीमेंट और ये सारी चीज़ें मिक्सचर है, इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए भी क्या लगा है, वाटर लगा है। तो इसीलिए बोला जाता है क्या कि इसकी फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ है ये इम्परमिएबल है, इसके अंदर से पानी भी पास नहीं हो पाता, इसीलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं रूफ के रूप में। अगर पानी पास हो जाता तो हमें बारिश के दिनों में क्या होता, सीधे पानी हमारे रूम के अंदर आ जाता, लेकिन ये पास नहीं हो पाता। ये ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल का मतलब है कि हमारे पास ये बहुत दिनों तक चलेगा। क्या है ये, हमारे पास ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब है कि लॉन्ग टाइम तक चलता है। क्यों लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कंक्रीट भी फेल नहीं होता है क्योंकि उसको मजबूती मिल गई टेंशन में, और टेंशन में मजबूती स्टील के चलते मिली है। स्टील की कमजोरी है कोरोजन, और एक कोरोजन उसको होने नहीं देगा, तो इसलिए क्या होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा इसमें जो टर्मिट का भी खतरा नहीं होता। जैसे अगर हम वुड की बात करें, लकड़ी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, जबकि ऐसी चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा दीमक नहीं है जो क्या करे, स्टील को खा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, टर्मिट से भी अटैक को क्या करता है, ये बचा देता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आजकल अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है जहाँ पे आरसीसी का यूज ना हो रहा हो। हर एक जगह पे आजकल आरसीसी का यूज होने लगा है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखें तो चाहे हम किसी बिल्डिंग का कोई भी पार्ट बना लें, अगर हम घर बना रहे हैं तो घर में फुटिंग मतलब नींव, कॉलम और बीम कुछ भी बनाए तो हर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आरसीसी का यूज हो रहा है। इसके अलावा कहीं स्टोरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे वाटर टैंक बना दिए, डैम बना दिए, तो वहाँ पे भी आरसीसी का यूज होता है। बिना आरसीसी के वो भी चीज़ें स्टेबल नहीं रह पाती। अगर बहुत बिग स्ट्रक्चर बना रहे, बड़े बड़े मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बना दिए, 200 फ्लोर की बिल्डिंग बना दिए, तो उसमें भी यूज होता है। केमिकल स्टोरेज में भी इसका यूज होता है, बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। यहाँ तक कि प्री कास्ट स्ट्रक्चर्स में भी यूज होने लगा है, जैसे कि रेलवे के स्लीपर जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, स्लीपर्स में इलेक्ट्रिक के पोल्स, जितने भी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक के पोल क्या करते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं, फिर उनमें इलेक्ट्रिक के वायर दौड़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक के पोल प्री कास्ट क्यों बोला, कि ये पहले से बन के आते हैं। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक का पोल आज यहाँ लगाना है तो हम यहीं पे बनाएंगे, पहले से बन के आते हैं, इनको यहाँ लगा दिया जाता है। तो जो प्री कास्ट पहले से बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनमें भी अब आरसीसी का यूज होने लगा है। बिना आरसीसी के यूज का ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने इस लेक्चर में बस इतनी चीज़ें थी। अगला लेक्चर जो होगा उस लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा 19 जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी आपकी जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप मेरे से